बिजली का नया बम गिरा के हुकूमत क्या अपने सियासी ताबूत में एक और कील ठोंकने वाली है? क्या हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने हैं? जेल वाले ने 2 महीनों का वक्त किस मंतिक के तहत दिया है? क्या सदर जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पे दस्तखत करके हुकूमत को फंसाया है? तेल की कीमत कम होने के बावजूद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में कीमत क्यों बढ़ जाती है? मुल्क में दुश्मन कुव्वतों के मुतालिक क्या बयान सामने आया है और उनका खात्मा कैसे होगा और आर्मी चीफ क्या किरदार अदा कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश की तरह यहां भी तलबा जो है वो हुकूमत तब्दीली की तहरीक चलाने वाले हैं? आप सब पर सलामती हो। मोहसिन नकवी का लिखा हुआ है, अब ये सोचूं तो भंवर जहन में पड़ जाते हैं, कैसे चेहरे हैं जो मिलते ही बिछड़ जाते हैं। मौसमे जर्द में एक दिल को बचाऊं कैसे, ऐसी रुत में तो घने पेड़ भी झड़ जाते हैं। शिद्दते गम में भी जिंदा हूं तो हैरत कैसी, कुछ दिए तुंद हवाओं से भी लड़ जाते हैं। वो भी क्या लोग हैं मोहसिन जो वफा की खातिर खुद तराशीदा उसूलों पे भी अड़ जाते हैं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। सभी मौजूआत पे बात होगी, लेकिन सबसे पहले इस मौजू पे बात जरूरी है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो दस्तखत किए हैं उसके बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 गजट नोटिफिकेशन के लिए सेनेट सेक्रेटरीट में भिजवा दिया गया। अब कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यूं ये बाकायदा एक कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब होगा क्या? होगा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी वो नहीं मिलेंगी। पहला हलफ वही बरकरार रहेगा। तरजीही फहरिस्तें किसी ने नहीं जमा करवाई तो नशिस्तें उनको नहीं मिल पाएंगी। यूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो रिव्यू में गया है वो रिव्यू से पहले ही, रिव्यू की समाअत से पहले ही बाकायदा तौर पे इनको नशिस्तें नहीं देगा और फिर नई बंदरबांट के तहत दूसरों को नशिस्तें दे दी जाएगी। अगर किसी ने बॉलीवुड की एक मूवी देखी हो कि जिसमें वो दोनों एग्रीमेंट के तहत माल की तकसीम कर रहे होते हैं, पैसों की गड्डियां पड़ी होती हैं, वो एक रखता है इधर और दो रखता है इधर। वो कहता है एक तेरी, ये दो मेरी, और फिर वो उसके ऊपर एक रखता है, वो कहता है ये दो तेरी, फिर वो दो इसके ऊपर रखता है, कहता है ये दो मेरी, फिर वो उसके ऊपर एक रखता है, कहता है ये तेरी तीन हो गई, फिर तीन इधर से उठा के अपनी तरफ रखता है, कहता है ये तीन मेरी हो गई, फिर उसे कहता है हिसाब बराबर है ना, तुम्हें लग रहा है ना मैंने कोई हेरा फेरी नहीं की, अगर लग रहा है तो फिर चेक कर लो। तो इसी सूरत में इन्होंने वो किया है। अब इनके मद्दे मुकाबिल जो बैठा हुआ है वो उस पर मानने को तैयार नहीं है कि कोई हेरा फेरी नहीं हुई। वो बजिद है इस बात पे कि नहीं, तुमने जो तकसीम की है तकसीम ऐसे नहीं होगी। ये उस तकसीम के पीछे पड़े हुए हैं और इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर रहनुमाओं को देखें, आप कादिर खान मंदोखेल को देखें, वो तो बात ये भी करते हैं कि भैया नवाज शरीफ साहब फॉर्म 47 पे जीते हैं, मरियम नवाज साहिबा जीती हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं, वो अता तारड़ की बात करते हैं कि वो भी फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं। जब वो ये बातें करते हैं तो उसके बाद भी सदर मुमलिकत अगर दस्तखत कर रहे हैं, अभी भी कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैंने खुद सवाल किया और उनसे पूछा मौला बख्श चांडियो साहब से कि मौला बख्श चांडियो साहब क्या आप नहीं समझते कि डायलॉग होने चाहिए? वो कहते हैं हम चाहते हैं डायलॉग होने चाहिए, लेकिन खान साहब उस पर नहीं मानते। खान साहब को मानना चाहिए कि डायलॉग होने चाहिए और यूं लगता है कि शायद सदर मुमलिकत हुकूमत को फंसाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सहाफी ने आज इमरान खान से सवाल किया कि हुकूमत में शामिल लोग कह रहे हैं कि आपके लिए आप माफी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आपको यह पता है कि आपका ट्रायल अब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होना है। तो इमरान खान ने अडियाला जेल में आज जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी उसके अंदर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इस सवाल का जवाब इस सूरत में दिया कि इन रेलू कट्टों का एक ही मकसद है कि फौज के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए और बच जाए, लेकिन ये नहीं बचेंगे। फौज हमारी है, मेरे खिलाफ ये सब इसलिए किया जा रहा है कि मैं कोई डील करूं, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। मेरे खिलाफ जितने मुकदमात इन लोगों ने बनाने हैं ये बना लें, जितना जेल में रखना है इन लोगों ने ये मुझको रख लें, लेकिन इनकी हुकूमत जाती रहेगी। फिर वहां पे मौजूद सहाफियों ने सवाल किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया, बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, नवाज शरीफ को इक्तदार से निकाला गया, लेकिन उन जमातों ने GHQ के सामने जाके एहतजाजी कॉल नहीं दी। आपने अपनी पार्टी को क्यों कहा कि GHQ के सामने जाके आप एहतजाज करें? तो बानिया PTI ने उसका जवाब यह दिया कि पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। मैंने सबको पुरअमन एहतजाज का कहा था और मैंने कहा था कि जब मुझे पकड़े तो आपने GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज करना है। इसकी मंतिक उन्होंने ये बयान की कि जाहिर है हमें जहां से मसला होगा वहीं एहतजाज करेंगे, ये हमारा आईनी हक है, हमारे पुरअमन एहतजाज पर हमें दहशतगर्द बना दिया गया। फिर आज उनसे यह भी सवाल हुआ कि मुल्क में अगर अबूरी सेटअप कायम किया जाए और उसके तहत इलेक्शन करवाए जाए
तो क्या आपको वो इलेक्शन कबूल होंगे? तो जवाबन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन होने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे बड़ा फ्रॉड है। उसने पहले भी फ्रॉड इलेक्शन करवाए, जिमनी इलेक्शन में भी उन्होंने पहले ही डिब्बे भर दिए, किसी को देखने तक नहीं दिया गया, मर्जी के रिजल्ट जारी किए गए। मौजूदा हुकूमत के जेर इंतजाम बनने वाले अबूरी सेटअप और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में कोई भी इंतखाबात हुए, हम उन इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा कि मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राबिता नहीं किया। जेल से ही मैं पेशगोई कर रहा हूं कि हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। हुकूमत दलदल में फंसती चली जा रही है, ये बेवकूफ हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही, मेरे पास बहुत वक्त है, इनके पास वक्त खत्म हो रहा है। अब वो 2 महीने की पेशगोई जेल में बैठे कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को देखें और उनमें मंजूर वसान साहब वो ये कहते हैं कि इन सब के हाथ से गेम निकल जाएगी और इदारे इदारों से टकराएंगे और फिर जो है वो मंजरनामा जो है हुकूमत के घर जाने का बायस बनेगा। इसकी वजाहत मैंने मौला बख्श चांडियो साहब से पूछी तो उन्होंने कहा जी ऐसी ही बात है, मंजूर वसान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले बातें वो इल्म नुजूम के मुताबिक करते हैं, लेकिन ये बातें तो हकायक के मुताबिक हो रही हैं। यूं बज़ाहिर ये लगता है कि सदर ममलिकत ने ये दस्तखत करके इस रिफ्ट को और बढ़ाया ताकि ये लड़ाई के अंदर मजीद इजाफा हो सके। पार्लियामान जो है वो अदलिया के मुखालिफ खड़ी हो सके, अदलिया पार्लियामान के मुखालिफ इकदाम उठाएं और ये फिर अपना एक सियासी बयानिया बना सकें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन इस सूरत में अगर हुकूमत जाती है तो हुकूमत के पास सियासी तौर के ऊपर क्या बचेगा? हुकूमत को मंतिक, मसलहत और इकदाम जो उठाने हैं वो इस नजरिए के तहत उठाने हैं कि जहां पर अवाम का झुकाव उनकी तरफ हो, कोई सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ हो। लेकिन अभी कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तमाम चीजें जो हैं आज हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इदारों के अंदर जितनी मजबूती है ये पहले इतनी मजबूती नहीं थी, लोगों को इससे सबक सीखना चाहिए। तो सबक सीखने के लिए क्या सबक सिखाना भी चाहते हैं, ये भी एक सवाल है। उधर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने नेशनल उलमा कन्वेंशन से आज खिताब किया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म जो है वो फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जदोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें यह समझा रहे हैं कि फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त से मुखालिफत न करें। यानी इसमें उन्होंने वाजे कर दिया अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी कि हमने उनको ये वाजे कर दिया है कि फितना खवारिज की खातिर हमसे पंगा ना लें। फिर उन्होंने कहा जी दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी और हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। खवारिज एक बहुत बड़ा फितना है जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने यह फरमाया था कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। यानी वो आर्मी चीफ इसमें यह वाजे कर रहे हैं कि जो जंग लड़ी जा रही है, जो शमशीर उठाई जा रही है, वो हक की खातिर उठाई जा रही है। फिर उन्होंने ये कहा कि हम कहते हैं एहतजाज करें, जरूर करें, आपका हक है, लेकिन पुरअमन करें। शिद्दत पसंदी पे बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है। जराइम और स्मगलर्स जो है वो माफिया दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है, यानी इससे सोशल मीडिया की इंटेंशंस भी उन्होंने वाजे कर दी। नामूसे रिसालत पे बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर सके। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि यह मुल्क कायम रहने के लिए बना हुआ है। और इससे बड़ी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा जी इस पाकिस्तान पे लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे ज्यादा अहम है। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। उलमा और मशाइख से इल्तमास है कि वो शिद्दत पसंदी या तफरीक की बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरकीब दें। उलमा को चाहिए कि वो इतदाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं और फसाद फिल अर्ज की नफी करें। फिर उन्होंने जो बैरूनी ताकतें हैं या बैरूनी तहजीब है उसके मुतालिक बात करते हुए कहा कि मगरबी तहजीब और रहन सहन जो है वो हमारा आइडियल नहीं है, हमें अपनी तहजीब के ऊपर फख्र करना चाहिए। फिर आर्मी चीफ ने इकबाल का शेर मजीद पढ़ा। उन्होंने कहा अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी,
उनकी जमीयत का है मुल्को नस्ब पर इन्हसार, कुव्वते मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। उन्होंने कहा जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है, वो आज कहाँ है। कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फ़लस्तीन और गज़ा पर ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू होता है, और फ़लस्तीन से हमें यह सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। हमें मजमूई तौर पे आर्मी चीफ के इस बयान के बाद आर्मी चीफ को ये सियासतदानों को भी पैगाम देना चाहिए, ये हुकूमत को भी पैगाम देना चाहिए कि इस वक्त मगरबी दुनिया को देखिए, मुसलमानों के हालात देखिए, उनके अंदर तफरीक देखिए, तफरीक के बाद का इंतशार देखिए, और फिर उनके मुल्की हालात देखिए। जब लीबिया, शाम और इराक का तज़किरा होता है तो ये मुसलमान ममालिक, और मुसलमान ममालिक में इस हद तक सूरत हाल क्यों पहुंची। अभी वक्त है हम सब के लिए, मजमूई तौर पे तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, हम बैठें। जब एक तरह का नजरिया सामने आ चुका है तो उसके बाद बैठना चाहिए, बैठें, बात करें जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हों, जिसमें मुआशी तजियाकार भी हों, जिसमें आम आवाम की नुमाइंदगी भी हो, जिसमें सियासतदानों की भी नुमाइंदगी हो, ब्यूरोक्रेसी की भी नुमाइंदगी हो, तमाम इदारों की भी नुमाइंदगी हो। और ये वो वक्त है कि जब हम समझते हैं कि केओस बहुत बढ़ता चला जा रहा है, जब हम समझते हैं कि टर्माइल के अंदर इजाफा हो रहा है, जब हम समझते हैं कि नफसा नफसी का माहौल पैदा हो रहा है, तो फिर रास्ता ढूंढने के लिए एक दिमाग नहीं, कई दिमागों को साथ में लाना होगा। और ये जो इकदाम उठाना है, ये हुकूमत इकदाम उठा सकती है, ये हुकूमत का काम है। जमहूरी हुकूमतें ऐसे इकदाम उठाती हैं, उठाए इकदाम। इनके अंदर अगर इतना ज़रफ है तो इकदाम उठा लें। शहबाज शरीफ साहब उठे, आसिफ अली जरदारी साहब मफाहमत के बादशाह माने जाते हैं, वो उठे। अपनी अपनी सबको पड़ी हुई है, सबको अपनी सियासत बचाने की पड़ी हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के मॉडल के ऊपर आज इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो है वो उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा जी हम तलबा तहरीक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को इन्वॉल्व करेंगे, फिर हम कारोबारी बरादरी को इन्वॉल्व करेंगे, और फिर हम सियासतदानों को इन्वॉल्व करेंगे, और वो सियासी जमातें जो हुकूमत मुखालिफ हैं। हम इस हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं और हम हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। जब हर तरह का माहौल पैदा हो रहा है, जिस तरीके से तलबा उठना शुरू हो गए, जिस तरीके से मरी रोड से आगे बढ़ना शुरू हो गई जमात इस्लामी, और उसके बाद ट्रेडर्स यूनियंस आप देख लें वो गिले कर रहे हैं, मुआशी मंजरनामा हाथ में नहीं रहा, महंगाई के अंदर इजाफा होता जा रहा है। आप आए रोज़ आके बयानात दे देते हैं कि ये बेहतर करेंगे, वो बेहतर करेंगे, यहाँ पर इंसाफ दिलाएंगे, यहाँ पर महंगाई को कम करेंगे। हम आवाम की तकालीफ को बखूबी जानते हैं, बिजली के बिल जो हैं वो बहुत इन पे पड़े हुए हैं। तो आज हुकूमत की जानिब से जो महंगाई के मारे अवाम पे एक और बिजली बम गिराया गया है, ये आपका बयानिया है, ये आपके इकदामात हैं, या पसे पर्दा आपकी साजिशें हैं। मुल्क में बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है, और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा जो है वो जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। लाइफ लाइन सारिफीन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगस्त के बिजली के बिल्स में सारिफीन को इजाफी अदायगियां करना पड़ेंगी। सीपीपीए यानी सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, उसने नेपरा को यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को ₹2.63 फी यूनिट का इजाफा मांगा था। तो इन्होंने कहा ना 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 भाई साहब, इतना तो हो नहीं सकता, अवाम के ऊपर इतना बोझ तो डाल नहीं सकते। तो भाई साहब आपने ₹2.63 का इजाफा मांगा है तो हम इतना इजाफा नहीं कर सकते। अवाम पर 7 पैसे जो हैं वो आपकी मंशा के मुताबिक हम नहीं देंगे, 7 पैसे कम कर देंगे, अवाम को हमने रिलीफ देना। 7 पैसे फी यूनिट इन्होंने रिलीफ दिया, वो जो उधर से डिमांड की गई थी, और ₹2.56 फी यूनिट कीमत को बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ हमारे वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब कहते हैं कि बिजली की कीमतों को कम करने के लिए हम जो है वो लाहे अमल अपना रहे हैं। यहाँ पे बात हमें ये नहीं मालूम पड़ती, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक तरफ तेल की कीमतें कम होती हैं और दूसरी तरफ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमत में इजाफा हो जाता है। वो क्यों होता है? वो मैं बताता हूँ क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि हम मुख्तलिफ ज़राए से बिजली बनाते हैं, यानी पानी से हम बिजली बनाते हैं, कोयले से हम बिजली बनाते हैं, हम हवा से बिजली बनाते हैं, फिर उसके बाद हम फ्यूल से बिजली बनाते हैं। फिर वो जो महंगे फ्यूल हैं उस तनाजुर के अंदर हमको आईपीपी से बिजली लेना पड़ती है। अब आईपीपी से जो बिजली लेते हैं वो सारी की सारी फ्यूल पे बनती है। जब वो हमें लेना पड़ती है और हमने उनसे लेनी है, बाकी जो कैपेसिटी चार्जेस है वो तो अदा करने अलग से, लेकिन जो बवजह मजबूरी उनसे लेनी है तो उन्होंने तो बनानी है तेल के ऊपर। वो तेल की कीमत कम हो जाए 150 भी
तो उन्होंने जो बनानी है वो आज आके हमारे वजीर तवानाई साहब खुद ये बात कर रहे हैं कि 2016 में जो 3 रुपए का यूनिट बनता था वो 285 रुपए का यूनिट उन्हें खरीदना पड़ता है। तो उसमें से कितनी कम हो जाएगी? वो कम भी होगी तो वो आज आके आपके सर पे ही पड़नी। कोई रास्ता तो होगा, खोजने पे आपको खुदा भी मिल जाता है और वो किसी एक कोने में मिल जाएगा। उसके लिए आपको वीरानी के अंदर सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो खोजने पे तो इसका भी तो रास्ता मिल जाएगा ना कि वह कौन सा मॉडल होगा जिसको अपना के हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ गामजन कर सकते हैं। खोजिए उसको। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।